मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। क्या बोलना? मुझे पूछना था। हाँ पूछिए। जैसे यहाँ लिखा है ज्ञान नय की अपेक्षा 3 भेद एवं अर्थ नय की अपेक्षा 9 भेद, कुल मिलाकर निगम नय के 12 भेद हो जाते हैं, कैसे? छोड़ दीजिए कैसे है, आप तो निगम नय के 3 भेद याद रख लीजिए। अच्छा ठीक, ये 75 पेज में लिखा था। हाँ वो था, मैंने पढ़ाया भी था, अर्थ नय के थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था, लेकिन फिर वो उलझ जाते हैं अपन, रहने दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। ठीक, निगम नय के भी अपने लिए अभी 3 ही भेद अपन मान के चलते, ठीक है, इतना ही समझ। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसकी पहले अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है, अंतिम चरणों में है, और अंतिम सूत्र 33 नंबर का जो सूत्र है, सूत्र का पाठ कर लेते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय है। नैगम नय है वो संकल्प ग्रही नय है, उसका विषय सर्वाधिक है, सबसे अधिक उसका विषय है। वो सत असत सभी प्रकार के पदार्थों को अपना विषय बनाता है। संग्रह नय की जो किसी समानता के आधार पर सब द्रव्यों में एकत्व स्थापित करता है। समानता के आधार पर, किसी भी जातिगत समानता के आधार पर जो द्रव्यों में एकता देखता है, द्रव्यों को एक देखता है, तो वो संग्रहणय कहलाता है, जो संग्रहित करने का काम करता है। तो संग्रहित कैसे किया जाएगा? समानता के आधार पे ही किया जाएगा ना। जब कोई ग्रुप बनाए जाएंगे, संग्रह करना मतलब ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी देख के तो ग्रुप बनाया जाएगा। ये सब काम हम करते हैं घर में, किचन में। हमने अपनी किचन जमाई, तो कौन से सामान कहाँ रखते हैं, किसके पास कौन सी चीजें रखते हैं, कि एक तो डब्बा रख दिया यहाँ चीनी का, और फिर एक रख दी भगोनी, फिर एक दूसरे रैक में एक दूसरी भगोनी, और फिर वहां एक दाल का डब्बा। या ऐसे रखते हैं कि सारी दाल के डब्बे एक जगह, घी तेल के डब्बे एक जगह, भगोनियां एक जगह, कटोरियां एक जगह, कैसे रखते हैं? कोई समानता के आधार पर ग्रुप बनाते हैं ना, भाई ये दालें हैं तो सारी एक जगह रख दो, चाय पत्ती चीनी ये एक जगह रख दो, इस तरह से ग्रुप बनाते हैं। तो यही काम वो संग्रहणय करता है। किसी भी समानता, वो क्या समानता देख रहा है। अब दाल शब्द हमने बोला है, दाल कौन से नय का विषय है? मुझे तो कल मतलब आप समझ लो कि शाम की क्लास में भी 2-3 बार याद आ गया। आप लोगों को आया कि नहीं आया घर में काम करते करते? ये संग्रहणय के बिना काम ही नहीं चलता है। जो भी हम बोल रहे हैं, दाल शब्द बोला है, संग्रहणय का विषय है। फिर अब हमने बोल दिया मूंग की दाल, तो उसमें भेद कर दिया, व्यवहार ने हो गया। इस तरह से ये संग्रह और व्यवहार ने, संग्रह ने वो किसी एक विशेषता के आधार पे द्रव्यों में समानता स्थापित करता है, और संग्रह ने उन्हें असमानता के आधार पर
अनेक भेदों में विभाजित करता है। व्यवहार न्याय की दृष्टि है वो असमानता पे जाएगी, संग्रह न्याय की दृष्टि है वो समानता पे ही जाएगी, इनमें क्या कॉमन है जिससे मैं इनको मिला सकूं, और व्यवहार ने देखेगा इनमें क्या अंतर है कि मैं इनको भेद कर सकूं। वो भेदने का, सोढ़ने का काम करता है, ये मिलाने का काम करता है। कल बहुत चर्चा अपन ने कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा न्याय है ऋजु सूत्र न्याय। चौथे न्याय का नाम है ऋजु सूत्र न्याय। कल हमने देखा था कि ये जो न्यायों के विषय हैं उत्तरोत्तर कम, यानी नैगम न्याय का विषय सबसे ज्यादा था, वो जिसको विषय बना रहा था। फिर संग्रह न्याय का विषय उससे थोड़ा कम हुआ, व्यवहार न्याय का विषय उससे थोड़ा और कम हुआ। उल्टा चलो तो अभी इन तीन न्यायों में व्यवहार न्याय के विषय से संग्रह न्याय का विषय अधिक है, संग्रह न्याय के विषय से नैगम न्याय का विषय अधिक है। तो अब एवं भूत न्याय है वो व्यवहार न्याय का जितना विषय है उससे भी कम। व्यवहार न्याय भेद करने का काम कर रहा था। कहाँ तक भेद किया था व्यवहार न्याय ने? लास्ट भेद कहाँ तक जाएगा व्यवहार न्याय का? हाँ, जब तक उसकी सिंगल यूनिट नहीं बच जाए, जब तक उसमें भेद हो सकते हैं तब तक वो भेद करता जाता है, अशुद्ध व्यवहार ने करता जाएगा। और अब लास्ट यूनिट बच गई, परमाणु बच गया, अब उसमें भेद, परमाणु में भेद हो सकते हैं क्या? तो वो वहां तक वो भेद करता है, यानी बिल्कुल अंतिम समय तक। अब ये जो ऋजु सूत्र न्याय है ये उससे भी सूक्ष्म है, व्यवहार न्याय से भी सूक्ष्म है। ऋजु सूत्र न्याय का मतलब क्या है? ऋजु सूत्र न्याय है जो पर्याय को ग्रहण करता है, क्षण ध्वंसी पर्यायों को जो विषय बनाता है वो ऋजु सूत्र न्याय है। व्यवहार ने तो द्रव्यों को विषय बना रहा था, फिर भी भले ही एक सिंगल द्रव्य बच गया वहां तक उसने भेद किया, लेकिन ये जो ऋजु सूत्र न्याय है ये क्षण ध्वंसी मतलब एक समयवर्ती, जो क्षण मात्र में नष्ट होने वाली है, ऐसी सूक्ष्म पर्यायों को विषय बनाता है, वो ऋजु सूत्र न्याय कहलाता है। इसमें अब अपन क्या है कि कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे ताकि वो जो शब्द होते हैं उनमें अपन उलझ जाते हैं, फिर सबको क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो कुछ ऐसी बातें हैं उसको अभी अपन गौण करेंगे। शुरू किए 2 पैराग्राफ छोड़ के यहाँ से ऋजु सूत्र न्याय मिल गया आप लोगों को। पेज नंबर 89, कौन सा पेज नंबर है? 81 नंबर पेज है, और इसमें 4th नंबर का पॉइंट है ऋजु सूत्र न्याय। इसके शुरू के 2 पैराग्राफ छोड़ के थोड़ा सा नीचे आइए। ऋजु सूत्र न्याय मुख्य रूप से क्षण क्षण में ध्वंस होने वाली पर्यायों को वस्तु रूप से विषय करता है, विद्यमान होते हुए भी विवक्षा नहीं होने से इसमें द्रव्य की गौणता है। यानी ऋजु सूत्र न्याय किसको ग्रहण करेगा? सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना है। ऋजु सूत्र न्याय का विषय पर्याय होती है, द्रव्य नहीं। नैगम न्याय का विषय द्रव्य बन रहा था, संग्रह न्याय का विषय द्रव्य बन रहा था, व्यवहार न्याय का विषय भी द्रव्य बन रहा था। अब ऋजु सूत्र और बारीकी में गया तो द्रव्य बारीक होता है कि पर्याय बारीक? मीन्स बारीक का मतलब जानने के लिए, द्रव्य को विषय बनाना और पर्याय को विषय बनाना। तो पर्याय कैसी होती है? पर्याय तो एक समयवर्ती होती है, तो द्रव्य से पर्याय को सूक्ष्म कहा जाता है। ऋजु सूत्र न्याय का विषय व्यवहार न्याय के विषय से सूक्ष्म है, क्योंकि ऋजु सूत्र न्याय पर्यायों को ग्रहण करता है, क्षण ध्वंसी पर्यायों को विषय बनाता है। इसलिए यहाँ जो लिखा है विद्यमान होते हुए भी विवक्षा नहीं होने से इसमें द्रव्य की गौणता, मतलब द्रव्य विद्यमान तो है, पर्याय होगी कहाँ से? होगी किसमें? बिना द्रव्य के पर्याय हो सकती है? बिना द्रव्य के पर्याय हो सकती है क्या? पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर द्रव्य विद्यमान है, पर विद्यमान होने पर भी अभी वो गौण है। गौण का अर्थ अपन ने बताया था,
गौण का मतलब है कि अभी उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, अभी उसकी बात नहीं है, उसको अभी साइड में करो, उसका नाम है गौण। तो विद्यमान होने पर भी विवक्षा नहीं होने से, कि अभी उसकी विवक्षा यानी उसकी मुख्यता नहीं है, अभी पर्याय की चर्चा चल रही है, तो विवक्षा नहीं होने से इसमें द्रव्य की गौणता है। ये ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का है। देखो सभी नयों में दो दो भेद आ रहे हैं। नैगम नय में 3 थे, संग्रह और व्यवहार नय में दो दो भेद थे। अब यहाँ ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और एक स्थूल ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और एक स्थूल ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय क्या है कि जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्यो पर्याय को ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल दो तरह के ऋजु सूत्र नय हैं। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कौन सा है? जो केवल एक समय की पर्याय को देखे, पर एक्चुअल पर्याय को देखे। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय मतलब जैसे अपन ने वहां शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए थे, शुद्ध संग्रह ने, अशुद्ध संग्रह ने, शुद्ध व्यवहार ने, अशुद्ध व्यवहार ने, इनको भी शुद्ध शुद्ध यहाँ नीचे दिया है, इनको भी शुद्ध ऋजु सूत्र नय और अशुद्ध ऋजु सूत्र नय कह सकते हैं। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय या शुद्ध ऋजु सूत्र नय क्या है? शुद्ध ऋजु सूत्र नय क्या है? जो केवल शुद्ध पर्याय को देखता है। शुद्ध पर्याय मतलब, शुद्ध पर्याय का मतलब क्या है? जो एक समयवर्ती पर्याय है। पर्याय कितनी लंबी होती है? पर्याय की लंबाई कितनी? एक समय। और एक समय की पर्याय को हम पकड़ सकते हैं क्या? हम जान सकते हैं क्या? हमें जो भी पर्याय दिखती हैं, हमें जो भी पकड़ में आ रहा है, वो असंख्यात समय हो जाते हैं, तब अपने को समझ में आता है। देखो अपने को यहाँ लग रहा है मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मेरे बोलते हैं आप सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं बोलती हूँ, आप लोग कुछ 1-2 सेकंड बाद सुन पाते हो। कभी कभी पता लगता है ऐसा, कभी कभी पकड़ में आ जाती है वो चीज, जब 1-2 चालू हो ना तो माइक किसी के, तब समझ में आ जाता है। आप देखो कि कहीं लाइव प्रवचन चल रहा हो, स्मारक में लाइव प्रवचन चल रहा होता है, और यहाँ अपन यूट्यूब पे चलाओ घर में, बिल्कुल शुरू से जब से लाइव चला था तब से अपन ने स्टार्ट किया था, तो भी वो लाइव बंद हो जाता है 2-4-5 सेकंड पहले, और 5 सेकंड 10 सेकंड भी हो जाते होंगे, हो सकता है 30-40 सेकंड भी हो, वो हो जाता है कुछ समझ लो कुछ सेकंड्स पहले बंद हो जाता है और अपने आता रहता है यूट्यूब पे, अपने कोई समझ लो 30 सेकंड या 1 मिनट बाद तक चलता रहता है। तो हमको लग रहा है कि लाइव ही आ रहा है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं, तो हमको पकड़ में नहीं आती वो चीज। तो ये तो स्थूल उदाहरण दिया है। एक समय की पर्याय होती है, वो सूक्ष्म होती है, छद्मस्त के पकड़ में नहीं आती। छद्मस्त मतलब अल्प ज्ञानी जीवों के, वो पकड़ में नहीं आ सकती। जैसे हम ऐसा बोलते हैं, आप बस मैं 1 सेकंड में आई, ऐसा अपन बोलते हैं। कभी किसी को बोलते हैं आप बैठो मैं 1 सेकंड में आई, तो 1 सेकंड तो आपने बोला, इतने में हो गया, आप बोलो जाओगे। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं 1 सेकंड में काम होता है, जाके आना होता है। यद्यपि 1 सेकंड बहुत बड़ा होता है, 1 सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, तो अपने पकड़ में नहीं आता है। सेकंड भी अपने पकड़ में नहीं आ पाता है ज्यादा, स्थूल रूप से देखें तो फिर वो एक समय की पर्याय वो पकड़ में नहीं आती। लेकिन जो एक समय की पर्याय को विषय बनाता है, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय होती है एक समय वाली, बस सिंगल। तो जो शुद्ध पर्याय को यानी एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है, वो है शुद्ध ऋजु सूत्र नय या सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। जो एक समय की सूक्ष्म पर्याय को विषय बनाता है, उसको जानता है, उसको ग्रहण करता है। विषय बनाता है का मतलब उसको देखता है। ये एक समयवर्ती पर्याय जो है वो कहलाता है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। और दूसरा स्थूल ऋजु सूत्र नय। स्थूल ऋजु सूत्र नय को अशुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कह सकते हैं। जो अनेक समयवर्ती पर्यायों को विषय बनाता है वो कहलाता है स्थूल ऋजु सूत्र नय। जो एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है वो सूक्ष्म या शुद्ध ऋजु सूत्र नय, और जो अनेक समयवर्ती पर्यायों को मिलाकर
फिर विषय बना रहा है। तो एक्चुअल में पर्याय अनेक समयवर्ती होती है क्या? एक्चुअल में पर्याय अनेक समयवर्ती होती है क्या? एक्चुअल में तो पर्याय एक समयवर्ती होती है, लेकिन ये अनेक समयवर्ती पर्याय को मिलाकर देख रहा है, इसलिए ये अशुद्ध है, इसलिए ये स्थूल है। जो पर्याय एक्चुअल में एक समयवर्ती होती है और उस एक एक्चुअल एक समयवर्ती पर्याय को जो देखता है, विषय बनाता है, वो तो है शुद्ध या सूक्ष्म ऋजु सूत्र में। और जो एक्चुअल पर्याय को नहीं जानता, थोड़ा मिला मिलू के कुछ समयवर्ती पर्यायों को इकट्ठा करके फिर ही जान पाता है, फिर ही देख पाता है, तो वो कहलाता है स्थूल या अशुद्ध ऋजु सूत्र नहीं। देखो ज्यादा कठिन नहीं है बात, हमको जो भी पर्याय समझ में आती है। हमने कहा मनुष्य पर्याय, हम बोलते हैं कि नहीं इस मनुष्य पर्याय में एक अपना आत्महित ही करने योग्य है, तो हमने ये मनुष्य पर्याय कहा, ये एक समय की मनुष्य पर्याय, हम बोलते रहे मनुष्य पर्याय, लेकिन कितनी लंबे टाइम पीरियड को मिला के मनुष्य पर्याय कह रहे हैं, 80 90 100 साल के टाइम को ये मनुष्य पर्याय। वर्तमान भाव, वर्तमान का मतलब वर्तमान समझ में आ रहा है? वर्तमान कहा जाता है वर्त रहा है, जो अभी है। तो अभी कितनी देर का होता है, वर्तमान कितनी देर का होता है? वर्तमान हमेशा एक समय का होता है। लेकिन देखो हम कितना वर्तमान की क्लास, आज हिंदी में अपने शब्दों में आज बोलते हैं वर्तमान को, आज की क्लास, तो आज की क्लास एक समय की, पूरे 1 घंटे का, 45 मिनट का, 50 मिनट का जो भी टाइम है उसको हमने वर्तमान बना दिया। 50 मिनट की अवस्थाओं को मिलाकर हमने वर्तमान बना दिया। फिर हम कहते हैं आज का दिन, आज का दिन, तो 24 घंटे को हमने वर्तमान बना दिया। फिर हम कहते हैं इस हफ्ते तो ऐसे ही गया ये हफ्ता, तो हमने क्या कर दिया, फिर 7 दिन को मिला के वर्तमान बना दिया। फिर हम बोलते हैं ये महीना, पिछला महीना वो पहला सावन था, अब ये महीना आया है, ये दूसरा सावन है, तो पूरे महीने को वर्तमान महीना कहते हैं हम। वर्तमान 2023, पूरे साल को वर्तमान, कितना कितना मिला के ये स्थूल पर्यायों को हम वर्तमान कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, वर्तमान पंचम काल, पूरा इतना बड़ा 21,000 वर्ष का पंचम काल, 21,000 वर्ष की पर्यायों को मिला के हमने वर्तमान बना दिया। ये सब क्या है, ये जो कथन कर रहे हैं ना अपन, ये पूरे सातों नयों के जो कथन है, ये अपने डेली रूटीन में होते रहते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार जो सबके हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, वर्तमान पंचम काल में, वर्तमान हुंडा सर्वमी पंचम काल में ऐसा है ऐसा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी, वर्तमान है, वर्तमान है क्या महावीर स्वामी शासन नायक? वीर शासन जयंती थी ना परसों पहले, वर्तमान है क्या? है ही नहीं अभी तो। लेकिन फिर भी हम चौथे काल से लेके और अभी उसको इतना बड़ा मिला के वर्तमान कह रहे हैं। वर्तमान 24, पूरी 24, तो वो पूरा कल्प काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसको वर्तमान कर दिया। कल्प काल नहीं, मतलब एक अवसर्पणी काल, ठीक है, उसको वर्तमान कर दिया। तो ये सब जो कथन हो रहे हैं, कालवाची जो कथन है, अनेक समयों को मिलाकर इस तरह के जो कालवाची कथन है, ये सब स्थूल ऋजु सूत्र या अशुद्ध ऋजु सूत्र नय के कथन होते हैं। समझ में आ रहा है? और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से हम कथन कर ही नहीं पाएंगे, हम कैसे एक समयवर्ती, और पर वो जो नय जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। तो अब पढ़ते हैं यहाँ से। ऋजु सूत्र नय भी 2 प्रकार का है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। जैसे सभी शब्द क्षणिक हैं। ये जैसे तो छोड़ दीजिए, ये ज्यादा कठिन हो जाएगा समझना। अब तो समझ लो एक समयवर्ती जो पर्याय है, प्रति समय पर्याय बदल रही है जैसा अपन कहते हैं, वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। और जो अभी समझना इतना कठिन नहीं, सभी शब्द क्षणिक है। देखो शब्द बोला तो शब्द रहते, मेरे मुंह से शब्द निकला तो कितनी देर की उसकी आयु है उस शब्द की, बोला खत्म, खत्म हुआ ना। शब्द यानी ये लिखे हुए वाले शब्द नहीं, जो मुंह से भाषा वर्गना रूप शब्द बोले जा रहे हैं, वो कैसे हैं?
इसे बोलते हैं जबान से निकला हुआ शब्द और वो कमान से निकला हुआ तीर, वो लौट के नहीं आते। तो शब्द जो निकल गए, अब अपन भले कितना बोलो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ कि, लेकिन वापस हो सकते हैं क्या? वो तो क्षणिक, वो तो जो निकल गया वो गया। तो ये भी लेकिन उदाहरण स्थूल ही है, क्योंकि वो शब्द बोलने में भी कोई एक समय नहीं लगता है, असंख्य समय लग जाते हैं। लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए अपन कहें कि शब्द जैसे क्षणिक है, खत्म हो गए, ऐसे पर्याय क्षणिक है, एक समय होता है, अगले समय में वो नष्ट हो जाती है। तो जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय या शुद्ध ऋजु सूत्र न्याय है। और जो अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनुष्य पर्याय रूप से ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र न्याय है। जैसे किसी को कहना ये स्टूडेंट है, क्या कहते हैं बच्चे से, वो लिखते हैं ना, कोई फॉर्म वगैरह भरना हो तो अपना क्या हुआ, तो कोई तो लिखेगा बड़े होंगे बिजनेसमैन हैं, लेडीज होंगी तो लिखेंगे हाउस वाइफ हैं, और बच्चे होते हैं तो वो क्या लिखते हैं, स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट कोई एक समय के लिए स्टूडेंट है क्या? वो पूरा जब तक 15 साल तक पढ़ता रहेगा वो क्या कह रहा है अपने आप को, स्टूडेंट। तो ये जो पर्याय को ग्रहण किया है स्थूल ऋजु सूत्र ने कहलाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है, और स्थूल ऋजु सूत्र ने अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। देखो एक बार अपन ने अब वो पढ़ा था जैन बेसिक के अंतर्गत पर्याय वाला चैप्टर, किस किसने पढ़ा था? ऐसे हाथ खड़ा करिए। एक और दो लोग हैं बस, तो फिर इसको छोड़ दीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि फिर अपन फिर बहुत सारा वो पूरा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय वो एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है, और स्थूल ऋजु सूत्र न्याय अनेक समयवर्ती पर्याय को अपना विषय बनाता है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय को शुद्ध ऋजु सूत्र न्याय एवं स्थूल ऋजु सूत्र न्याय को अशुद्ध ऋजु सूत्र न्याय भी कहते हैं। यद्यपि ये बात परम सत्य है कि वर्तमान एक समय मात्र ही होता है, क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक का काल भूतकाल तथा वर्तमान के एक समय बाद का काल भविष्य काल कहा जाता है। वर्तमान हमेशा एक समय का होता है। जैसे एक वाक्य आपने सुना होगा, भूतकाल सपना है, भविष्य की कल्पना है, और वर्तमान अपना है। लेकिन वो वर्तमान अपना हम कह रहे हैं, तो ये जो कथन है ये कौन से वर्तमान को अपना कहता है? सूक्ष्म ऋजु सूत्र वाले वर्तमान को कि स्थूल ऋजु सूत्र वाले वर्तमान को? स्थूल स्थूल ऋजु स्थूल। सूत्र ने। क्योंकि एक समय वाला तो हमने भूला ना, इतने में तो वो वर्त गया। वर्तमान मतलब वर्त रहा है, चल रहा है, हो रहा है, वो हो जाता है। तो जो वर्तमान है वो यद्यपि एक समय मात्र का होता है, क्योंकि एक समय से पहले, वर्तमान से पहले तक का सब भूतकाल है, और उस एक समय जो वर्तमान का समय है उसके बाद का सब भविष्य काल कहा जाता है। भूत भविष्य के बीच मात्र एक समय ही रहता है जो वर्तमान काल कहा जाता है। वास्तविक अर्थ पर्याय गुण पर्याय भी एक समय मात्र ही स्थिर रहती है, और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही शुद्ध पर्याय कहते हैं। देखो ये अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय कहा है, यानी गुणों की जो प्रति समय की पर्याय होती है सामान्य रूप से, उसको अर्थ पर्याय या गुण पर्याय कहते हैं। और जो अनेक समयवर्ती पर्याय, एक समयवर्ती नहीं, जैसे अभी हम इकट्ठी करके बोल रहे हैं मनुष्य पर्याय, तो ये मनुष्य पर्याय क्या है? ये जीव और पुद्गल द्रव्य की मिली जुली पर्याय है, ये द्रव्य पर्याय है ना। एक गुणों की पर्याय भी होती है, द्रव्य की भी पर्याय होती है। जैसे सुनिए, अब थोड़ा सा बता ही देती हूँ, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय।
जैसे कि सोने की चूड़ी है ना, जैसे ये चूड़ी है, ये चूड़ी है, तो ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पहली बात, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ये जो चूड़ी है द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। ये अभी चूड़ी का आकार ये दिख रहा है ना, हम चूड़ी बोल रहे हैं, सोने की चूड़ी, तो ये पर्याय है, अवस्था है ना, सोने की इस रूप में अवस्था हो रही है, ठीक है, ये पर्याय है। तो अब ये बताना है कि ये इसमें द्रव्य क्या है। अभी द्रव्य अपन ने माना सोना, है ना, तो ये सोने की पर्याय है, तो ये सोना जो द्रव्य है उसकी पर्याय है या ये गुणों की पर्याय है? ये चूड़ी सोने द्रव्य की पर्याय है या सोने के गुणों की पर्याय है? अब थोड़ा सा कठिन हो गया प्रश्न, बोलिए सरिता जी। द्रव्य की पर्याय है ये। द्रव्य की पर्याय है, गुणों की पर्याय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोने से ही बना है ये। देखो जवाब सही है। ये जो चूड़ी कहा है ना हमने, चूड़ी, ये चूड़ी है सोने द्रव्य की पर्याय, सोने को अपन द्रव्य मान के चल रहे हैं, सोने द्रव्य की पर्याय। गुणों की पर्याय क्या होगी कि इसका जो पीलापन है, इसका जो जंग नहीं लगती है इसमें, इसकी जो गंध आ रही है, इसका जो वर्ण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की जो अवस्थाएं हैं वो है उसके गुणों की पर्याय। और ये जो अवस्था दिख रही है ये है द्रव्य पर्याय। जैसे अब जीव में लगाओ, ये मनुष्य अवस्था, ये क्या है? मनुष्य अवस्था। ये जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है, अकेला जीव भी नहीं है इसमें, शरीर भी साथ में है। जीव और शरीर को मिला के ही मनुष्य कहते हैं ना, बिना शरीर वाले को मनुष्य थोड़ी ना कहते हैं, और अकेले शरीर को भी नहीं कहते, जीव सहित जो शरीर है मनुष्य आकार में। तो ये जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। अभी अपन एक को ले लेते हैं, जीव की द्रव्य पर्याय, ठीक है। अब गुण की पर्याय कौन सी होगी कि हमारे को ज्ञान अभी कितना है, मति ज्ञान रूप, श्रुत ज्ञान रूप, ये गुण की पर्याय है। समझ लो क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, माया आ रही है, ये चारित्र गुण की विभाव रूप पर्याय है। इस तरह से ये गुणों की पर्याय, सुख दुख रूप अवस्था हो रही है, ये गुणों की पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय अलग होती है, गुण की पर्याय अलग होती है, दोनों की पर्याय एक सी नहीं होती। तो जो गुणों की पर्याय होती है वो सूक्ष्म होती है, द्रव्य की पर्याय तो समझ में आ रही है, ये चूड़ी दिख रही थी साफ साफ, लेकिन उसके स्पर्श रस गंध वर्ण को जानना वो थोड़ा बारीक काम है, उसमें बारीकी आ जाएगी। जीव दिख रहा है, मनुष्य जीव, वो स्थूल रूप से है, और फिर उसके अब गुणों की पर्यायों को देखना, अस्तित्व गुण की क्या पर्याय चल रही है, वस्तुत्व की क्या पर्याय चल रही है, ज्ञान की क्या, दर्शन की क्या, सुख की क्या, विधि की क्या, वो बारीक हो जाता है। तो जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है वो गुणों की पर्याय को मुख्य रूप से विषय बनाता है, वो एक समयवर्ती प्रति समय जो पर्याय हो रही है, और स्थूल ऋजु सूत्र ने है वो द्रव्य की पर्याय को विषय बनाता है। मैम ये जो गुण की पर्याय वो एक समय की कैसे होगी? जैसे जो ज्ञान की जो ज्ञान है, जो ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, तो वो एक समय की थोड़ी होती है। हर समय उत्पन्न होके नष्ट हो रही है, एक समय की, हर समय मति ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, हर समय हो रही है। हम उसको भी स्थूल रूप से बोलते हैं कि वर्तमान में हमारे मति ज्ञान है, तो वो स्थूल रूप से बोलते हैं, उसको भी हम स्थूल ऋजु सूत्र में ऐसे कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है या शुद्ध ऋजु सूत्र ने है, वो एक एक समय की जो ज्ञान की पर्याय हो रही है उसको पकड़ रहा है, उसको विषय बनाता है। तो जो एक एक समय वाली पर्याय को विषय बनाएगा वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है। आप तो इतना ही समझ लो कि जो एक एक समयवर्ती जो परिणमन हो रहा है प्रति समय, उसको जो विषय बनाता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने है। और जो ऐसा इकट्ठा करके कह दिया कि हमको पूरा ये अभी मति ज्ञान चल रहा है, हमको अभी शुद्ध ज्ञान चल रहा है, तो यानी एक समय की पर्याय को इकट्ठा करके हमने लिया है, तो वो स्थूल ऋजु सूत्र ने का विषय। ठीक है, इतना इसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, नहीं फिर वही उलझन होती है। यद्यपि ये तो पढ़ लिया,
उसे शुद्ध पर्याय कहते हैं। यहाँ शुद्ध पर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है। देखो यहाँ जो कहा ना, वास्तविक अर्थ पर्याय गुण पर्याय भी एक समय मात्र ही स्थिर रहती है और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उससे ही शुद्ध पर्याय। तो यहाँ जो पर्याय को शुद्ध कहा, तो शुद्ध का मतलब है वो एक समय ही रह रही है, उसमें दूसरी पर्यायों को हमने मिलाया नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध पर्याय कह रहे हैं। शुद्ध पर्याय का अर्थ वो मोक्ष मार्ग वाली जो शुद्ध पर्याय होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय शुद्ध पर्याय, वो वाली पर्याय का अर्थ यहाँ नहीं है। बस जो एक समय की ओरिजिनल पर्याय, शुद्ध पर्याय का मतलब है ओरिजिनल पर्याय, क्योंकि बहुत समय की जो मिला दी वो ओरिजिनल नहीं रही, तो एक समय की जो ओरिजिनल रियल जो पर्याय है उसे यहाँ शुद्ध पर्याय कह रहे हैं। शुद्ध पर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है, अपितु अनेक पर्यायों के समुदाय रूप पर्याय न होकर अकेली एक पर्याय से है, चाहे वह पर्याय समल हो या निर्मल, पर अकेली हो तो शुद्ध है। बस अकेली सिंगल पर्याय को जो विषय बनाएगा तो वो सिंगल पर्याय कहलाती है शुद्ध पर्याय, और उसको विषय बनाने वाला ऋजु सूत्र ने वो शुद्ध ऋजु सूत्र ने है। यहाँ उसका एकत्व ही शुद्धता है। यही कारण है कि एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाले ऋजु सूत्र न्याय को शुद्ध ऋजु सूत्र न्याय कहा जाता है। एक समयवर्ती पर्याय के अत्यंत सूक्ष्म होने से उसे विषय करने वाले न्याय को सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय भी कहा जाता है, और यही वास्तविक ऋजु सूत्र न्याय है। तथापि यह भी तो सत्य है कि वह एक समयवर्ती पर्याय शिवोपशम ज्ञान वालों की पकड़ में अनेक समय बाद ही आती है। बाद में भी वह सीधी पकड़ में कहाँ आती है। हमने कह दिया हमको मति ज्ञान, तो वो मति ज्ञान भी हमको एक समय वाला पकड़ में नहीं आता है, और वो भी हमको अकेले एक समय की नहीं आती है, बहुत समय बाद, और बहुत समय बाद भी खूब सारी समयों की मिली हुई तब पकड़ में आती है। बाद में भी वह सीधी पकड़ में कहाँ आती है, उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाता है, उसके माध्यम से कुछ भी व्यवहार संभव नहीं है। पर्याय एक समय की होती है, हर समय होती है, ये हम कैसे जान सकते हैं? हम उसको डायरेक्टली नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान अल्प है, शिवोपशम ज्ञान है। शिवोपशम ज्ञान में एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती, तो क्या किसी ज्ञान में एक समय की पर्याय जानने में आ सकती है? आती है। केवल ज्ञान में वो एक समय की पर्याय जानने में आती है, और अभी अपना शिवोपशम ज्ञान है, तो उसमें एक समय की पर्याय नहीं जानने में आती है, अनेक समयों की हो जाती है, तब जाके अपने को पकड़ में आती है। अपने को मतलब इतनी, जैसे समझ लो भूकंप आया था ना, भूकंप, तो वो भूकंप का भी एहसास, वो भूकंप आया तो बहुत अच्छे से हिलने लगे, बहुत अच्छे से आवाज आ गई, तब जाके पकड़ में आया। और फिर भी किसी को तो ये पकड़ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, भूकंप आया है कि कोई जोर से ट्रक गुजरा है बाहर से सड़क पे से, ये समझ में नहीं आया। तो ये हमको अनेक समयों बाद पकड़ में आती है। कोई भी जो पर्याय अवस्थाएं होती है, एक समय की जो रियल पर्याय है, ओरिजिनल पर्याय है, वो हमें पकड़ में नहीं आती। तो फिर पर्याय एक समय की होती है, ये हम कैसे कह सकते हैं? हम अनुमान से कह सकते हैं, अनुमान से और आगम, ये प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अपन ने उसमें पढ़ा था मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। तो अभिनिबोध यानी अनुमान तक अपन ने देखा था, और उसी में आगम भी प्रमाण होता है, न्याय शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है। तो हम आगम से जान रहे भी प्रमाण है। तो आगम में लिखा है कि पर्याय एक समय की होती है, और हम इसको अनुमान कर सकते हैं। जैसे भी अपन ने उदाहरण लिए ना, जैसे कि हमने कहा 1 घंटा, 1 घंटा कहा, तो 1 घंटा क्या एक ही पर्याय होती है कि वो 60 मिनट मिल के 1 घंटा होता है? मिला ना उसमें कुछ, तब हमने 1 घंटा पकड़ा, और वो 60 मिनट मिले, और वो मिनट 1 मिनट कहा, तो 1 मिनट क्या सिंगल इकाई है? क्या 1 मिनट के भी डिवीजन होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके पार्ट हैं। तो जैसे फिर 1 मिनट के 60 पार्ट किए, फिर 1 सेकंड के
कि 1 सेकंड भी सिंगल नहीं है, 1 सेकंड के भी पार्ट होते हैं नैनो सेकंड, फिर उस नैनो सेकंड के भी पार्ट करते हैं, फिर उसके भी पार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि कोई अवस्था ऐसी होगी जब पार्ट करते करते वो लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, अब उसका पार्ट नहीं होगा, वो होगी एक समय की शुद्ध पर्याय। तो वो जो उस एक समय की शुद्ध पर्याय को जो पकड़ता है वो है शुद्ध ऋजु सूत्र नहीं। तो ये हमने अनुमान किया ना कि जिस तरह से हमने 1 घंटे के, 1 मिनट के, 1 सेकंड के पार्ट किए, ऐसे आगे और पार्ट इसके होते हैं, और ऐसे पार्ट मिला मिला के हम जान पा रहे हैं। तो ये कहला रहा है अनुमान ज्ञान। हम अनुमान से जान सकते हैं कि पर्याय एक समय की होती है, और आगम से जान सकते हैं, आगम में कहा है, जिनवाणी में कहा है, शास्त्र में कहा है। उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जा सकता है। एक समय की पर्याय के माध्यम से कुछ व्यवहार नहीं कर सकते हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे कहेंगे कल क्लास चलेगी और हम तो शुद्ध ऋजु सूत्र ऐसे कथन करेंगे, तो एक समय चलती है क्लास तो कैसे पार पड़ेगी? एक समय चलाएंगे कि हम बोलेंगे, चालू करेंगे, तब तक अनेक समय बीत जाएंगे तब तक। तो हम कोई टाइम फ्रेम आपको देंगे। क्लास कल किसी का मैसेज आया था, अभी आप टाइम टेबल भेज दो, हमें पता नहीं चलता कौन सी क्लास कब हो रही है। तो हमने ये टाइम टेबल भेजा 140 से 230, तो ये हम कैसे कहेंगे 140 से 230 तक का हमने इतना लंबा समय कैसे किया? पर्याय तो एक ही समय की होती है, आपने जोड़ा कैसे उनको? तो हमको अपना व्यवहार चलाने के लिए उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको मिलाकर 1 घंटा कहना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटा ये शब्द हम नहीं कह सकते। हमने 1 घंटा शब्द कहा, ये स्थूल ऋजु सूत्र ने का कथन। यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समूह रूप मनुष्य आदि व्यंजन पर्यायों यानी द्रव्य पर्यायों के आधार पर ही ऋजु सूत्र ने संबंधी समस्त व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जिनागम में भी मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच आदि पर्यायों को पर्याय संज्ञा दी गई है। अभी ये कितनी लंबी लंबी होती हैं, देवों की, नारकियों की, 7वें नरक की पर्याय, 7वें नरक के नारकी की जो पर्याय है वो एक समय की होती है। 33 सागर की स्थिति को हमने एक पर्याय से कह दिया, 7वें नरक का नारकी, उस नारकी की अवस्था। तो ये इस तरह से व्यवहार जिनवाणी में भी किया गया है। ये मनुष्य आदि पर्याय अनेक पर्यायों के समूह रूप पर्याय हैं, अतः अशुद्ध कही जाती है। इन्हें विषय बनाने वाले नय को भी अशुद्ध ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। ये पर्याय सामान्य जन के भी बुद्धि गोचर होने से स्थूल हैं, अतः इन्हें ग्रहण करने वाले नय को स्थूल ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है। यद्यपि वास्तविक वर्तमान एक समय का ही होता है, तथापि आज, इसी माह, इसी वर्ष, इसी शताब्दी, इसी पंचम काल में, इसी अवसर्पणी में आदि को भी तो वर्तमान के रूप में ही कहा जाता है। हम कैसे बोलते हैं वर्तमान कोरोना काल, अब वो कोरोना का 2-3 साल का पीरियड को वर्तमान कोरोना काल कर दिया, तो 2-3 साल का पीरियड वर्तमान हो गया। तो ये जो हम वर्तमान कह रहे हैं, ऐसा ये स्थूल ऋजु सूत्र ने से कहा जाए। मतलब ये है जहां भी काल की बात आ रही है और हम उसको वर्तमान रूप में देख रहे हैं, तो वो ऐसे ऋजु सूत्र नय के विषय बनते हैं। जहां भी काल के आधार पे, काल के रूप में जब भी बातें चलेगी और उनको हम इकट्ठा करके देखेंगे पर्यायों को, तो ऋजु सूत्र नय का विषय बनेगा। क्या जिनागम में ऋषभ देव से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को वर्तमान 24 के रूप में नहीं बताया गया है? क्या एक कोड़ाकोड़ी सागर पहले हुए ऋषभ देव को वर्तमान तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है? इस तरह हम देखते हैं कि यदि निश्चय वर्तमान एक समय का ही होता है, तो व्यवहार वर्तमान 2 समयों से लेकर करोड़ों वर्ष तक का भी माना जाता रहा है। देखो कभी कभी हम ऐसी कथन करते हैं कि जैसे कोई विषय पढ़ा अपन ने, मान लीजिए पंचलब्धि का विषय, तो कहेंगे कि पढ़ा था लेकिन बहुत दिन हो गए। कब पढ़ा था? 7वें अधिकार में पढ़ा था और द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा था, तो बहुत दिन हो गए। तो अभी हम क्या कहते हैं, बहुत दिन पुरानी बात हो गई, अब तो भूल गए।
ऐसा कहते हैं। और कभी कभी हम क्या कहते हैं कि कुनकुंदाचार्य, कुनकुंदाचार्य, अरे अभी तो हुए 2000 साल पहले। कैसे कहते हैं? तब 2000 साल को अभी कर देते हैं। और समझ लो 2 4 5 महीने पहले, 2 साल पुरानी बात को हम कहते हैं बहुत दिन हो गए, वो तो बहुत दिन हो गए, 2 साल पुरानी बात हो गई। और कभी हम 2000 साल को ऐसे कहते हैं ये तो अभी का ही है। तो ये हम जो ये कथन कर रहे हैं ना, 2000 साल को वर्तमान बना दिया हमने, ये स्थूल ऋजु सूत्र ने का कथन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि निश्चय वर्तमान एक समय का, निश्चय वर्तमान, एक्चुअल वर्तमान, वास्तविक वर्तमान एक समय का ही होता है, तो व्यवहार वर्तमान 2 समयों से लेकर करोड़ों वर्ष तक का भी माना जाता रहा है। व्यवहार वर्तमान का मतलब है उपचार से किया गया, मिलावट से किया गया वर्तमान का कथन। इस व्यवहार वर्तमान को ही स्थूल वर्तमान, अशुद्ध वर्तमान नाम से अभिहित किया जाता है, और इसके ग्राहक ऋजुसूत्र नय को स्थूल ऋजुसूत्र नय या अशुद्ध ऋजुसूत्र नय कहा जाता है। इस प्रकार से ऋजुसूत्र नय किसे कहते हैं कि जो पर्याय को विषय बनाता है उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं। जो एक समयवर्ती शुद्ध पर्याय को विषय बनाता है वो सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय है, और जो अनेक समयवर्ती पर्यायों को मिलाकर विषय बनाता है वो स्थूल ऋजुसूत्र नय है। बस पूरा कंक्लूजन इतना ही है। बाकी कोई शब्द कोई कठिन लगता हो बीच में तो दिमाग नहीं लगाना, अभी छोड़ दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। शब्द नय, शब्द नय देखो, एक अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी थोड़े दिन पहले। मैंने आपको गाय दिखाई थी, गाय, एक गाय बोर्ड पे लिखी थी, एक बोर्ड पे गाय थी, एक शब्दों में गाय थी, और एक आपके दिमाग में गाय आ गई थी, है ना। और एक गाय सड़क पे होती है। तो ये जो गाय, तो गाय शब्द जो बोला वो क्या है? शब्द गाय या शब्द नय से गाय कहो। और जो गाय ओरिजिनल खड़ी है बाहर वो है अर्थ रूप से, पदार्थ रूप से, वो पदार्थ वाली गाय, उसको कहेंगे अर्थ नय। और जो गाय हमारे में, सबके गाय बन रही कि नहीं बन रही? सबके ज्ञान का विषय ज्ञान में गाय गाय बनी है, वो कहलाएगा ज्ञान में। तो 3 तरह के नय होते हैं, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। ओरिजिनल जो वस्तु है उसको विषय बनाने वाला अर्थ नय, शब्दों को विषय बनाने वाला शब्द नय, और ज्ञान को विषय बनाने वाला ज्ञान नय। इस तरह से ये 3 तरह के नय होते हैं। तो वो अपन ने चर्चा की थी। ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय के भेद से की गई नयों की चर्चा में ज्ञान नय के रूप में नैगम नय और अर्थ नय के रूप में नैगम संग्रह और व्यवहार और ऋजुसूत्र नय की चर्चा हो गई है। अब जो तीसरे शब्द नय हैं उन शब्द नयों की चर्चा यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है। यानी 3 प्रकार के भेद हमने नयों में किए थे, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। तो इन 7 नयों में से नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, इन 7 नयों में से 7 नयों को 3 में डिवाइड करना है। किन 3 में डिवाइड करना है? अर्थ नय में, ज्ञान नय में और शब्द नय में। ज्ञान नय में, अर्थ नय में और शब्द नय में। तो ज्ञान नय में इन 7 नयों में से कौन सा नय आ रहा है? केवल नैगम नय है, वो ज्ञान नय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए, समझ लीजिए जिनवाणी आगम प्रमाण है, तो कुछ बातें ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि समझाने में वो पूरा नया चक्र चल जाता है अपना और लंबा खिंच जाता है। समझाने में समझा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कभी नया चक्र पढ़ेंगे विशेष रूप से तब वो उतना डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर वो एक के पीछे बहुत सारी रहस्य खुलते जाते हैं, तो वो लंबा चल जाता है। ठीक है, तो नैगम ने तो अपन ने समझा था ना, ज्ञान नय में आ रहा था ज्ञान, क्योंकि नैगम ने वो
असत को भी विषय बना रहा है, जो नहीं हुआ उसको भी विषय बना रहा है, जो भूतकाल में हो गया वर्तमान में नहीं है, द्रव्य रूप से नहीं है, उसको भी विषय बना रहा है। तो नैगम नय है वो ज्ञान नय के रूप में है, और अर्थ नय के रूप में नैगम नय भी है, संग्रह नय भी है, व्यवहार नय भी है और ऋजु सूत्र भी है। ये 4 नय अर्थ नय के अंतर्गत आएंगे। तो देखो इधर से अपन देखेंगे, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने, ठीक है। तो किस में कौन सा आ रहा है? तो ज्ञान ने में आया नैगम ने, अर्थ ने में नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये 4 नए अर्थ नय के अंतर्गत आ गए। और शब्द नय में 3 नए आएंगे जिनकी चर्चा आगे अपने को करनी है। तो उस जो नय उसमें आएगा उस एक नय का नाम भी शब्द नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। तो एक तो ये शब्द नय है, समझ लो, जिसके अंतर्गत ये एक और शब्द नय आएगा, है ना। नाम दोनों के सेम है, लेकिन ये शब्द नय है, इसमें 3 नय शामिल हैं और ये एक शब्द नय अलग है। अपन वो तो स्वरूप की चर्चा कल करेंगे। ये 3 प्रकार के नय हैं, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। इन 3 प्रकार के नयों में इन 7 नयों को अपन ने विभाजित किया है, ठीक है। ये एक चार्ट मैंने आज बनाया है, आपको इस चार्ट को दूसरी तरह से बना के लाना है कल कॉपी में। मैं सबकी कॉपियां खुलवा के यहाँ देखूंगी कैसे बनाना है। कि अब आपको 7 नयों के नाम ऊपर लिखने हैं, ठीक है। 7 नयों के नाम ऊपर लिखने हैं और फिर कौन सा नय, इन नयों के नाम उनके नीचे लिखने हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नयों के नाम ऊपर लिखे। नैगम नय कौन कौन से नय, कौन सा नय, ज्ञान नय। फिर संग्रह नय कौन सा नय है, ज्ञान नय, शब्द नय की अर्थ नय है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्या करना है काम? 7 नयों के नाम ऊपर लिखने हैं। अब इसमें से कौन सा नय शब्द नय में है, कौन सा नय अर्थ नय में है, कौन सा नय ज्ञान नय में है, वो आपको इस चार्ट को देख के एक दूसरी टाइप से चार्ट बनाना है। चार्ट मतलब बात वही आएगी, लेकिन यहाँ अपन ने इनको ऊपर रखा है, इनको नीचे रखा है। अब अपन इनको ऊपर पहुंचाएंगे और इनको नीचे, ठीक है। इतना सा काम आपको कल करके लाना है और फिर शब्द नय और समभिरूढ़ नय की चर्चा अपन कल करेंगे। इसमें इतना ही समझ लेना, जो आज अपन ने अभी पढ़ा है ऋजु सूत्र नय में, जितना भी कहा कि जो पर्यायों को ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय है और उसके सूक्ष्म और स्थूल ये 2 भेद हैं। वो तो समझ में आ गई ना चीजें। बाकी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, गुण पर्याय उनको भी जाने दो, ठीक है। अभी किसी को प्रश्न हो तो बोलो। नहीं, चलो जी, मानस। एक बात पूछनी थी, शायद कंफ्यूजन सा है कि मन है पर्याय ज्ञान का विषय केवल मन के विकल्प ही होते हैं या वह और भी कुछ जानता है, या केवल मन के विकल्प ही? मन के विकल्प, मन की बात। जिनवाणी स्थिति कौन बोलेंगे? आपको बोलनी है या कुछ पूछना है? मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया। उसका कारण कुछ और है। हाँ, मैं जानती हूँ, आप बताएंगे। ठीक है, उसका कारण कुछ और है, आप क्लास दोबारा से सुनना। हाँ, मैं बहुत क्लियर नहीं कर पाई इसको। उसका कारण कुछ और है, अब आपको पता है, मुझे पता है, तो आप क्लास दोबारा से सुनना। हाँ, मैं दोबारा। चलिए, जिनवाणी स्थिति कौन बोलेंगे? अहो चैतन्यानंदमय सहज जीवन हमारा है,
अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्ति उछले, सहज सुख ज्ञानमय विलसे। अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा हो। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा हो।